दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फॉरबिडन फ्रूट ऑफ लव एपिसोड 6। मेल डैनिंग अपने बेड पर पीठ के बल लेती सीलिंग पर धीमे धीमे चल रहे उस पंखे को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी बीती जिंदगी किसी रील की तरफ चल रही थी, और खासकर आज का दिन उसने अपने सपनों को बिखरते देखा था आज। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। ऐसा नहीं था कि शेरियाज कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज नहीं है, पर उसके जैसी तालीम कहीं नहीं मिल सकती थी, और वहां से इंटर्नशिप करना अपने आप में काफी बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात यह कि बाकी जगह एडमिशन खत्म हो चुके थे, अब सीधा सीधा उसकी साल बर्बाद होनी थी, और यही बात उसे परेशान कर रही थी। माला मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलती थी और दानीन ट्यूशन पढ़ा देती थी, पर अब उनका गुजारा इतने में होना मुश्किल हो रहा था। हालांकि एमबीबीएस के बाद से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, पर जितने पैसे उसे सर्जरी के लिए चाहिए उसका इंतजाम करना मुश्किल है फिलहाल। इसलिए वो जल्द से जल्द एक अच्छी सर्जन बनना चाहती थी, ताकि माला का इलाज करा सके, उसे एक बेहतर जिंदगी दे सके, और सबसे जरूरी अपना एक घर बना सके। जिंदगी गुजार चुकी थी वो और माला किराए के घर में रहकर। उसने माला की आंखों में अपना घर होने की ख्वाहिश देखी है, जिसे वो ताबीर देना चाहती थी। पर जिंदगी को यह मंजर नहीं था। शायद हर बार जब वो अपनी टूटे हुए टुकड़ों को समेटकर वापस जोड़ने की कोशिश करती है, जिंदगी उसे और बेरहमी में तोड़ देती है। सिर्फ 21 की उम्र में जो कुछ उसने देखा, यह शायद ही कोई और देख पाता। अगर उसका मज़्हब उसे इजाजत देता और माला ना होती तो वो कब का खुदकुशी कर चुकी होती। पर अफसोस, वो अभी यही सब सोच रही थी कि उसके फोन में नोटिफिकेशन बजी। वो एक नज़र फोन की तरफ देखती है तो यह एक मेल था। उसका मन तो नहीं था, पर वो उस मेल पर क्लिक कर उसे खोलकर देखती है, और उसका यूजर आईडी देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, जहां लिखा था फ्रॉम शेरियाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। वो तुरंत मेल को पढ़ना शुरू करती हैं, और जैसे जैसे वो मेल को पढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। मेल में लिखा ही कुछ ऐसा था: He Danning, hope you find this mail successfully. We have to inform you that you are selected in Sharia's Institute of Medical and Technology for your PG. Your classes has been scheduled from Monday. Kindly filled other documents as well. So congratulations and welcome in Sharia's Institute. Thank you SHERIYAZ Institute of Medical and Technology. यह एक मेल प्रेम पत्र ना जाने कितनी दफा पढ़ा उसने, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे मुमकिन था भला। आज ही तो उसे लेट आने के वजह से लगभग बेइज्जत कर निकाला था, और अब एडमिशन का मेल। वो अभी यही सोच रही थी कि उसका फोन अचानक से घंघनाया। यह एक अननोन नंबर था, पर कुछ सोचकर वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, इट्स मीरा स्पीकिंग फ्रॉम शेरियाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। कैन आई टॉक टू मिस डैनिंग? दानीन शेरियाज टेक्नोलॉजी का सुनकर तुरंत कहती है, जी मैं ही बात कर रही हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू? मीरा, फर्स्टली सॉरी फॉर कॉलिंग यू दिस लेट, बट एक्चुअली आपको इन्फॉर्म करना था कि आपकी फाइल एक्सेप्ट हो गई है और आपको सक्सेसफुली एडमिशन मिल गया है, तो आप मंडे से क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। दानीन, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, मुझे एडमिशन नहीं मिला था, मेरे तो डॉक्यूमेंट्स तक सबमिट नहीं हुए। मीरा, नहीं मिस दानीन, मेरे पास फाइनल लिस्ट है जिसमें आपका नाम है और ऊपर से ऑर्डर्स भी हैं, इसलिए आप बसों से क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं, और आपको हॉस्टल रूम भी अलॉट कर दिया गया है, सो यू कैन चेक इट एज वेल। थैंक यू। इतना कहकर वो फोन काट देती है, और दानीन, वो अभी भी हैरान थी, तभी उसे कुछ याद आता है, और वो बेड पर भी बेतकल्लुफी से फोन को पटक कर उठती है और अपने बैग के पास जाकर उसमें से अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने लगती है, पर वो उसे नहीं मिलते। दानीन, या अल्लाह, कहीं मेरे डॉक्यूमेंट गलती से सबमिट तो नहीं हो गए? या अल्लाह, क्या ये कोई नेमत है तेरी? मेरा एडमिशन हो गया। कहते हुए उसकी आंखें नमः और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो तुरंत बाहर की तरफ भागती है और जोर से चिल्लाते हुए माला को आवाज देती है, माला। माला, जो किचन में चाय बनाने में बिजी थी, उसकी यूं अचानक से आई आवाज पर हड़बड़ाते हुए पलटकर उसकी तरफ मुखातिब होती है और घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ, ठीक है ना तू? दानीन मुस्कुराते हुए एकदम से उनके गले लगकर, मेरा एडमिशन हो गया माला, मुझे सीट मिल गई। उसकी बात सुनकर पहले तो माला हैरान हुई, पर फिर उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, और वो दानीन को जरा दूर करते हुए पूछते हैं, सच बता, फिर अभी तो तूने कहा था कि नहीं हुआ फिर? उनके सवाल पर वो एक गहरी सांस लेकर उन्हें सब कुछ बताना शुरू करती हैं, और उसकी सारी बातें सुनकर माला खुशी के मारे उसे वापस गले लगाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, मायूस ना हो, अल्लाह सब कुछ बेहतरीन करता है। देख, तेरे अल्लाह ने तेरी सुन ली, अब बस पैकिंग शुरू कर, इतना सारा सामान है, अरसा लग जाना है, नहीं तो कल ही हॉस्टल में शिफ्ट होना है। दानिन, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, उनकी बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, और वो माला से अलग होते हुए कहती है, माला, मैं यही रहती हूँ ना तुम्हारे पास, क्या जरूरत है हॉस्टल में रहने की? माला उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए, नहीं, इस बारे में अब कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि या तो तू हॉस्टल रहेंगी या फिर मैं जिस ऑपरेशन के लिए तू पैसे जोड़ रही हैं वो ऑपरेशन ही नहीं कराऊंगी। उनकी बात सुनकर दानीन एक गहरी सांस लेती है, उसे पता था वो माला से जिद में नहीं जीत पाएंगी, इसलिए कहती है, ठीक है,
पर तुम्हें भी मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली कि मैं अपने सारे वीकेंड तुम्हारे साथ बिताऊंगी और दूसरी कि कल ही हम एक बार हॉस्पिटल जाएंगे। मैं जाने से पहले एक बार तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप कर लाना चाहती हूँ। अब बोलो मंजूर है? उसके सवाल पर माला ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर हाँ कर देती है। उनके लिए दानीन से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं था। वहीं उनकी मंजूरी मिलने पर वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, फिर ठीक है, मैं SHERIYZ हॉस्पिटल में ही अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, वो बेस्ट हॉस्पिटल है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और माला वो बस अपनी औलाद को देख रही थी जो किस कदर उसकी परवाह करती थी। यह मोहब्बत, यह एहतराम उसके वजूद को कभी मिला ही कहा था। SHERIYZ हॉस्पिटल अज़लान की सर्जरी अभी अभी खत्म हुई थी और हमेशा की तरह ये भी सक्सेसफुल रही। लोग कहते थे कि उसके हाथों में शिफा है, अगर अल्लाह की मर्जी हो तो वो हर मरीज को ठीक कर सकता था। वो अभी जस्ट OT से निकलकर अपने हाथ धो ही रहा था कि तभी एक लगभग 40 साल का आदमी जो खुद भी डॉक्टर ही लग रहा था उसके पास आता है। ये है डॉक्टर जॉन, आज की सर्जरी में इन्हीं ने एसेट किया था अज़लान को। वो मुस्कुराते हुए अज़लान से कहते हैं, वेरी वेल डन डॉक्टर एज़लन, अगर आज आप नहीं होते तो हम पेशेंट को बचा नहीं पाते। एज़लन बिना उन्हें देखे अपने हाथ साफ करते हुए कहता है, आई डोंट नीड योर एप्रिशिएशन फॉर समथिंग दैट्स माई पैशन डॉक्टर जॉन। आई एम अ डॉक्टर, मेरा काम है लोगों को बचाना और तब तक कोशिश करना जब तक आई हैव अ होप। मुझे गिव अप करना ना आता है और ना ही मैं चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट माई कैरियर, इट्स अबाउट दैट ट्रस्ट पेशेंस ऑफर्स फॉर मी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर सेविंग माई पेशेंट्स। इतना कहकर वो एक नज़र उन्हें देखकर वहां से चला जाता है। आज उसने एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को बड़ी ही खूबसूरती से सक्सेसफुल किया था, पर उसके चेहरे को देखकर साफ कहा जा सकता था कि उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अज़लान शेरिया सक्सेस के पीछे नहीं भागता था बल्कि सक्सेस उसके पीछे भागती थी। वो अपने केबिन में आता है तो जुबैर वही चेयर पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसे आता देख वो अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, अजान यार, तेरे घर से कॉल आ रहे हैं मेरे पास, तू बिना बताए हॉस्पिटल आ गया, सब परेशान है। अज़लान उसकी बातों को बड़े करीने से नजरअंदाज करते हुए अपनी चेयर पर बैठकर कहता है, मैं कॉलेज कैंपस में बने अपने आउट हाउस में शिफ्ट हो रहा हूँ। हॉस्पिटल इन लेक्चर्स दोनों को मैनेज करना आसान होगा मेरे लिए। मैंने बड़े पापा को बताया था, भूल गए होंगे। वेल आई विल रिमाइंड हिम लेटर। तुम फिलहाल अपनी शिफ्ट पर जाओ और वर्किंग आवर्स में मुझे एज ए कॉलीग देखा करो, ना कि एज योर फ्रेंड। गॉट इट डॉक्टर जुबैर? उसने बेहद सख्त आवाज में कहा था और जुबैर उसकी इस सख्त आवाज पर चिढ़ते हुए अपनी जगह से उठते हुए कहता है, बस इन्हीं हरकतों की वजह से तुम ना तो डबल हो पा रहे हो और ना ही ट्रिपल। अज़लान उसे घूरते हुए, मुझे छोड़ो और अपना सोचो, क्योंकि तुम अगर अभी के अभी वापस नहीं गए देन ट्रस्ट मी यू विल रिग्रेट इट वेरी बैडली एंड यू नो दैट आई मीन एवरी सिंगल वर्ड आई सेड। उसकी धमकी पर जुबैर जरा डरा था, क्योंकि उसे पता था उसका दोस्त कितना जालिम है, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। फिर कुछ सोचकर वापस रुककर उसे घूरते हुए कहता है, देखना एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और अज़लान दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से कहता है, यह मुमकिन नहीं। मुझे अपने तरीके से काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मुझे ना कहने की हिम्मत रखे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 7 दूसरी मुलाकात। अगला दिन दानिन और माला शेरियाज हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे और सामने डॉक्टर शर्मा मौजूद थे, जिनकी उम्र करीब 60 साल होंगी, पर वो एक काबिल और एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट थे और फिलहाल माला का सारा चेकअप उनके अंडर ही हो रहा था। दानिन, डॉक्टर, कैसी है माला? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, रिकवरिंग इज वेरी वेल मिस डैनिंग, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम जल्द ही सर्जरी कर सकते हैं, बट कुछ मेडिसिन है जो कंटिन्यूज लेने की जरूरत है। मैं लिख देखा हूं, आप जाकर ले लीजिए, तब तक कुछ और टेस्ट हैं हम उन्हें भी कर लेते हैं। उनकी बात सुनकर दानिन हाँ में सिर हिलाती है और डॉक्टर शर्मा उसे कुछ दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जिन्हें लेकर वो माला को ख्याल रखने का कहकर बाहर की तरह चली जाती है। वो अभी बाहर प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाएं लेने के लिए उनके सेक्शन की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक शख्स पर जाती है जो तेजी से लिफ्ट के जानिब बढ़ रहा था। उस शख्स ने डॉक्टर कोट पहन रखा था और हाथ में एक फाइल थी जिसमें से एक जरूरी कागज गिर गया था। ये देखकर वो जल्दी से उस कागज को उठाती है और उस शख्स को आवाज देती है, पर वो जा चुका था। ये देखकर वो उस पेपर की तरफ देखती है तो ये किसी पेशेंट का मीर था। ये देखकर वो जल्दी जल्दी उस आदमी की तरफ कदम बढ़ाती है, पर तब तक वो जा चुका था और लिफ्ट भी। ये देखकर वो खुद से कहती है, या अल्लाह, ये तो जरूरी रिपोर्ट है, कहीं देरी की वजह से पेशेंट को मसला ना हो, क्या करूं? वो अभी यही सोच रही थी कि उसकी नजर वही थोड़ी दूर पर बनी एक लिफ्ट पर गई जहां कोई मौजूद नहीं था और वो लिफ्ट काफी लेविश भी लग रही थी। कुछ सोचकर वो उस तरफ बढ़ जाती है और वहां पहुंचकर खुद से कहती है, मेरा फिलहाल ये रिपोर्ट सही जगह पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। ये कहते हुए वो उस लिफ्ट के अंदर चली जाती है, पर इस बीच उसका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि वहां पहले से ही कोई मौजूद है। वो सीधा अंदर घुसकर लिफ्ट में लगे बटन की तरफ देखती है जो कुछ अलग से थे। ये देखकर वो खुद में बड़बड़ाती है, कैसी लिफ्ट है यह, एक भी बटन समझ नहीं आ रहा, अब मैं काउंटर तक कैसे जाऊंगी? वो अभी उस अजीब सी लिफ्ट को समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके बगल से एक मजबूत और आकर्षक हाथ गुजरा और उसे तेज किसी बेहद लेविश और ब्रांडेड परफ्यूम की स्मेल महसूस हुई और साथ ही एक बेहद ठंडा ऑरा। इससे पहले वो कुछ समझ पाती उसे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है और उस शख्स से लिफ्ट में कोई बटन दबा भी दिया है, जिसकी वजह से लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी।
ना जाने क्यों उसे अचानक इस बंद लिफ्ट में घुटन होने लगी थी। वो हिम्मत कर पलट कर देखती है तो सामने वाले शख्स को देखकर उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, आप। वो इस शख्स को जानती थी, वो इस शख्स से पहले भी मिल चुकी थी और सामने खड़े इस शख्स को भूल पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस शख्स की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी जिसे जहन से निकाला जाए। यह वही शख्स था जिससे वो कल उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर मिली थी। वो अजीब डरावना शख्स यह अजलान था और ये लिफ्ट सिर्फ उसके यूज करने के लिए थी, क्योंकि ज्यादा लोगों की मौजूदगी उसे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ अपने यूज करने के लिए ये लिफ्ट बनवाई थी। इस हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के वक्त पर आज दानीन उसकी इस पर्सनल स्पेस में घुस आई थी, वो भी बिना इजाजत। वो उसे ही देख रही थी, पर अजलान ने उस पर एक सरसरी सी नजर डालकर उस पर से अपना ध्यान हटा लिया। वो उसे पहचान गया था, पर वो इतनी जरूरी नहीं थी, कम से कम अभी तो, कि उसके लिए वो किसी भी तरह की तकल्लुफ उठाए, इसलिए वो उसे बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए सामने देखने लगता है। वही खुद को यूं नजरअंदाज होता देख दानीन को काफी ऑकवर्ड लगता है और वो चुपचाप उससे जरा दूर होकर खड़ी हो जाती है। वैसे भी इस आदमी से उसे खौफ सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचती है, क्यों आई मैं इस मनहूस लिफ्ट में, ऊपर से यह आदमी, मुझे खौफ क्यों आ रहा है इनसे। वो सोच ही रही थी कि तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा रुक जाता है एक धमकी आवाज के साथ। ये देखकर उसे तुरंत डर जाती है और पीछे अजलान की तरफ देखती है तो वो बड़े आराम से खड़ा था, उसे यकीन कोई फर्क नहीं पड़ा था। वही माहौल को और बदतर बनाने के लिए तभी लाइट जो लिफ्ट को रोशन कर रही थी बंद हो जाती है। ये देखकर दानीन डरते हुए कहती है, या ये लाइट कैसे चली गई और लिफ्ट कैसे बंद हो गई। ये कहते हुए वो लिफ्ट के दरवाजे पर हाथ मारते हुए तेजी से कहती है, कोई अल्लाह का बंदा है, हम बंद हो गए हैं, दरवाजा खोलो, मेरी आवाज आ रही है। अरे खोलो भाई, किस गवार का हॉस्पिटल है ये, कम से कम लिफ्ट तो अच्छी लगवा लेते, खोलो, मैं अंदर हूं। अरे भाई किसी को सुनाई दे रहा है या नहीं। वो अभी चीख ही रही थी कि तभी अजलान जो उसके पीछे खड़ा उसकी सारी बातों को सुन रहा था अपनी बेहद ठंडी और गहरी आवाज में कहता है, इट्स साउंड प्रूफ, आवाज बाहर नहीं जाती। उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से उसकी तरफ देखकर नागवारी में कहती है, क्या ये घटिया लिफ्ट के बाहर आवाज नहीं जाती। या अल्लाह, अब क्या मैंने यही फंस जाना है। तोबा तोबा, इतनी बुरी मौत तो नहीं मर सकती मैं। अभी अभी तो इतने फजल कर्म के बाद एडमिशन मिला है मैंने। वो अपना सिर खुजलाते हुए कहती है। इस वक्त को किसी अव्वल दर्जे की अहमकाना लग रही थी। अजलान उसकी बेवकूफन बातों को नजरअंदाज कर अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज करता है। उसके लिए अब इस बेवकूफ लड़की के साथ यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। वहीं उसे यूं काम एंड कंपोज देखकर दानीन उसकी तरफ देखकर जरा झिझकते हुए कहती है, आप इतने शांत क्यों हैं, कुछ कीजिए। उसकी बात सुनकर वो एक नजर उसे देखता है और वापस अपने फोन पर अपनी नजरें गड़ा लेता है। वहीं खुद को यूं नजरअंदाज होता देख वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और ये देखकर दानीन एक सुकून की सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, या अल्लाह, शुक्र है तेरा, बच गई मैं। ये कहते हुए वो जल्दी से लिफ्ट से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी हड़बड़ाहट में उसका पैर उलझ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। वही अजलान उसे एक नजर देखकर उसे वैसा ही गिरा छोड़ क्रॉस कर वहां से चला जाता है और दानीन उसे जाता देख मुंह बनाकर खुद से कहती है, हद है, अगर उठने में मेरी मदद कर देते तो क्या चला जाता। बंदे को इतना भी खुदपसंद नहीं होना चाहिए। आए बड़े, अल्लाह ना करे कभी आपकी शक्ल दिखे मुझे, क्योंकि जब भी दिखती है मेरे सीधे काम भी उल्टे ही होते हैं। ये सोचते हुए वो उठती है और अपना बैग लेकर वहां से सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। अब दोबारा लिफ्ट से जाना तो बेवकूफी ही लग रही थी उसे। इस बीच वो उस रिपोर्ट को देना तक भूल गई थी जिसके लिए वो यहाँ तक आई थी, और वो रिपोर्ट वही लिफ्ट में छूट गई थी। शायद उसका मकसद इतना ही था। कुछ देर बाद नीचे माला हॉस्पिटल एंट्रेंस पर खड़ी दानीन के आने का इंतजार कर रही थी, पर वो अभी तक आई ही नहीं थी। कुछ सोचकर वो अपना छोटा सा कीपैड फोन निकालती है और इससे पहले कि वो उन्हें कॉल करती दानीन वहां आ जाती है और उसे आता देख वो जरा फिक्र के साथ कहती है, कहाँ थी तो, इतना वक्त कौन लगाता है। दानीन, कुछ नहीं, वो बस जरा देर हो गई, चलो दवाएं ले ली है मैंने, अब चलते हैं, फिर लंच के बाद कॉलेज के लिए भी निकलना है मुझे। उसकी बात सुनकर माला हाँ में सिर हिलाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। पर कोई था जो अपने ऑफिस की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा उसे ही घूर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अजलान था, जो अपनी ऑफिस की खिड़की पर खड़ा किसी से इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। पर जब उसकी बात हो गई तो वो फोन काटकर जाने ही वाला था, पर तभी उसकी नजर नीचे खड़ी दानीन पर गई। वो इतनी मंजिल पर होने के बाद भी उसे पहचान गया था और उस पर नजर पड़ते ही उसे वो शब्द याद आया जो दानीन ने थोड़ी देर पहले उसके हवाले से कही थी, किस गवार का हॉस्पिटल है ये। अब टेक्निकली और प्रैक्टिकली तो यह उसी का हॉस्पिटल हुआ और इनडायरेक्टली वो उसे ही गवार कह कर गई थी। यह सोचते हुए वो एक टक बिना किसी भाव के उसे देखता रहा जब तक वो चली नहीं गया, और उसके जाते ही वो खुद से कहता है, गवार, यू हैव रियली गॉट सम गट्स मिस डैनिंग, विदाउट अ सरनेम, पर आने वाला वक्त तुम्हें जरूर बताएगा कि गवार है कौन। इतना सोचकर वो वहां से अपनी चेयर की तरफ चला जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 8 डैनिंग इन SIMT इंस्टीट्यूट। दानीन और माला दोपहर के वक्त तक घर पहुंच गए थे। उसके बाद दोनों ने साथ में मिलकर दोपहर का खाना खाया, क्योंकि इसके बाद तो न जाने वो कब साथ में खाना खाने वाले थे। दरअसल दानीन को शाम तक हॉस्टल में शिफ्ट होना था और यहाँ से हॉस्टल करीब 2 घंटे की दूरी पर था।
इसलिए वो लंच के बाद सीधा हॉस्टल के लिए निकलने वाली थी। ऊपर से इतना सारा सामान जो कि उसे खुद मैनेज करना था। वैसे तो माला भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर उसने साफ मना कर दिया। माला दानीन की प्लेट में थोड़े और चावल डालते हुए कहती है, अच्छे से खाओ, इसके बाद तो तुम्हें हॉस्टल का खाना खाना है ना। जाने कैसे कैसा खाना खिलाएंगे हॉस्टल वाले। मैंने तो टीवी में देखा है, कहीं उनके खाने में दाल में पानी कम होता है, तो कभी मटर पनीर में पनीर की जगह आलू दिखाई देता है। मैं तो बता रही हूँ, अगर ऐसा कोई मसला आए तो तुम फौरन मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी तुम्हें खाना देने। माला की बात सुनकर दानीन हंसते हुए कहती है, अच्छा तुम आ जाओगी इतना दूर मुझे डिब्बा देने। रोज पता भी है हमारे घर से मेरा कॉलेज का रास्ता कितना दूर का है, इसलिए चुपचाप यहीं बैठो, मैं मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी भूलो मत, तुम्हारी ही जिद थी मुझे हॉस्टल भेजने की, तो बस अब जा रही हूँ। जैसा भी रूखा सूखा खिलाएंगे मुंह बंद करके खा ही लूंगी, क्योंकि वापस आई तो तुम डंडे मारकर भेज ही दोगी दोबारा। कहते हुए वो हंसने लगी थी। वही दानीन को यूं हंसता देख माला मुंह बनाते हुए कहती है, अब बस भी करो तुम, मैं कोई हिटलर नहीं हूं, तुम्हारे भले के लिए सोचती हूँ। तुम्हें तो हर बार मुझे ही विलन बनाना होता है। और हाँ, हॉस्टल से वापस आने का तो तुम सोचना भी मत, वरना टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। अब जब तक तुम्हारी डिग्री पूरी नहीं हो जाती तुम हॉस्टल में ही रहोगी। माला की धमकी सुनकर दानी नागवारी में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मेरी माँ, नहीं आऊंगी वापस। अब कम से कम मुझे जरा दाल तो पास करोगी, क्योंकि पता नहीं इतना अच्छा खाना कभी नसीब होगा भी या नहीं। हॉस्टल में तो पानी वाली दाल और बिना पनीर के पनीर की सब्जी से गुजारा करना पड़ेगा। ओह अल्लाह, मुझे तो सोच सोच कर ख्वारी हो रही है, क्या करूंगी मैं वहां। माला, तुम तो होगी भी नहीं। तुम्हारे हाथ के वो बेसन के लड्डू, बिरयानी, शाही कबाब और सुबह की चाय, उफ, मैं तो अभी से मिस करने लगी हूँ। उसकी बात सुनकर माला हल्का सा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बेहद प्यार से कहती है, तो जब भी मन किया करें आ जाया करना ना, सब कुछ बनाऊंगी तुम्हारे लिए। और फिर वीकेंड पे तो तुम आओगी ही। फिलहाल मन लगाकर पढ़ाई करना, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची एक बेहतरीन डॉक्टर बने, ताकि कोई भी उसकी काबिलियत पर सवाल ना उठा सके, तुम्हारा माजी देखकर तुम्हें बातें ना सुना सके। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कॉलेज तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक उम्मीद सी लग रही है, जैसे सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। बस अल्लाह करे मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। उसकी बात सुनकर दानीन एक निवाला खाते हुए कहती है, तुम और तुम्हारी गट फीलिंग। खैर, अब अच्छा हो या बुरा, दिन तो काटने पड़ेंगे। वैसे शेरियाज इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है अपनी पढ़ाई को लेकर, पूरे देश का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। वो तो एमबीबीएस की टाइम भी मैंने बहुत कोशिश की थी, पर कम नंबरों की वजह से वहां एडमिशन ही नहीं मिला। पर इस बार मैं कोशिश करूंगी कि वहां से सब कुछ अच्छा लेकर आऊं अपने साथ। और अगर कुछ बुरा भी हुआ तो इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, जो हमारी जिंदगी में पहले हो चुका है। बुरी चीजों की तो अब आदत हो गई है। माला, डर तो अच्छी चीजों से लगता है, क्योंकि जिंदगी में कभी कुछ अच्छा रहा ही नहीं। मुस्कुराने से डर लगता है मुझे, क्योंकि कुछ पलों की मुस्कुराहट अक्सर लंबे वक्त के आंसू इनाम में देकर जाती है। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मायूसी थी। ये मायूसी उसके माजी की थी। उम्र के इस पड़ाव तक उसने इतना सब कुछ देख लिया था कि अब बुरा से बुरा भी उसके लिए आम हो चुका था। जिस उम्र में लड़कियां नए कॉलेज में जाने के लिए एक्साइटेड होती हैं, वो डर रही थी, और ये डर उसकी जिंदगी ने ही उसे तोहफे में दिया था। आज तक जब भी उसने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, कुछ ना कुछ इतना बुरा हुआ था कि वो टूटकर बिखर चुकी थी, और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा टूटे, क्योंकि अगर इस बार वो टूटी तो दोबारा से जुड़ नहीं पाएगी, शायद कभी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक के बाद दोनों ने अपना खाना खत्म किया। इस बीच दानीन लगातार माला को हजारों हिदायतें दे रही थी। कहीं ना कहीं उसका दिल घबरा रहा था। ये पहली बार था जब माला और वो दूर दूर रहने वाले थे। वो माला की हालत से वाकिफ थी, एक तरफ ज़हनी तनाव और फिर दूसरी तरफ उसके हेल्थ इश्यूज। उसे 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। फिलहाल उसकी हालत ठीक थी, पर जब तक सर्जरी नहीं हो जाती कुछ नहीं कहा जा सकता था। दानीन का तो अभी भी मन नहीं था हॉस्टल जाने का, पर उसे पता था माला की जिद के आगे उसे हार मानना ही पड़ेगा। इसलिए वो कैसे ना कैसे कर कर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, ताकि माला को भी मजबूती मिले। खाने के बाद वो अपनी जगह से उठती है और अपने कमरे से 2 भारी भारी सूटकेस घसीटते हुए लेकर आती है। साथ में एक पिट्ठू बैग उसके पीठ पर भी था। सारा सामान दरवाजे तक घसीट कर लाकर वो माला की तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, चलो भाई, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। जा रही हूँ हॉस्टल में, अब अकेले मजे करना। तुम सब समझ आता है मुझे, तुम अकेले मौज करना चाहती हो ना, इसलिए मुझे इतना दूर भेज रही हो। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक और एक प्यारी सी उदासी थी, जो उसके दिल की गहराई से आ रही थी। वही उसकी बात सुनकर माला, जो अभी तक अपने आंसुओं को छिपाए बैठी थी, अब और बर्दाश्त न कर पाई और उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू आने लगे। वो दानीन का गाल सहलाते हुए बेहद इमोशनल अंदाज में कहती है, काश तुम्हें ना जाने देती, पर इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि अपने प्यार के लिए तुम्हारे ख्वाबों को तोड़ दूं। और फिर तुम्हारे ख्वाब ही तो हैं जो मुझे जिंदगी जीने की वजह देते हैं।
मैं बता नहीं सकती इस वक्त कितना मुश्किल है मेरे लिए तुम्हें जाने देना, पर उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है तुम्हें रोक कर रखना। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी इतनी काबिल बने कि कोई भी कभी भी उस पर उंगली ना उठा पाए। जो जिंदगी मैंने देखी है, मैं उसका साया तक तुम पर नहीं पड़ने देना चाहती। इसलिए जाओ, मुझे पता है जिंदगी का ये दौर तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत लोगों से मिलवाएगा। बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ इस रास्ते में तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें समझाए भी और समझे भी, डांटे भी और लाड भी करे। अगर गुस्सा करे तो बाद में प्यार से मनाए भी, और मुझे पता है कोई ना कोई तो तुम्हें जरूर मिलेगा। माला की आवाज में एक माँ का प्यार और चिंता साफ झलक रही थी, जो अपनी बेटी को जिंदगी के इस नए पड़ाव पर भेजने के लिए तैयार थी। वहीं उनकी बात सुनकर दानीन की आंखें भी नम हो गई थी। वो फौरन कसकर माला को गले लगाते हुए कहती है, ऐसा कोई नहीं होगा माला, ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह मोहब्बत से नाजों से तुमने मुझे पाला है, वैसा कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए हमेशा से तुम थी और तुम ही रहोगी। तुम्हारे अलावा मुझे अपनी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे ख्वाब मुझे मत दिखाओ जो मुकम्मल ना हो पाए, और ना मैं ऐसे ख्वाबों को मुकम्मल करना चाहती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, और आगे भी जो कुछ भी बनूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए बनना चाहती हूँ। तुम्हारे अलावा मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी को शामिल नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है खुद से। कहते कहते वो हल्का सा मुस्कुराई थी, और उसकी ये मुस्कुराहट उसके आंसुओं को छिपाने में कोशिश तो बहुत कर रही थी, पर माला माँ थी उसकी, उसे पता था कि वो उसके सामने टूटकर नहीं बिखरना चाहती। इसलिए वो चुपचाप अंदर चली जाती है, और उसके जाते ही दानीन एक लंबी सांस लेकर अपने घर के दरवाजे की तरफ देखती है, जहां एक लंबा वक्त उसने गुजारा था। फिर अपने बैग लेकर उन्हें घसीटते हुए उस सक्रिय सी गली से मेन रोड की तरफ बढ़ जाती है, जहां कैब पहले ही उसका इंतजार कर रही थी, उसे एक नई जिंदगी में ले जाने का इंतजार कर रही थी। जब वो बाहर आती है मेन सड़क पर, तो कैब का ड्राइवर वही खड़ा था। उसे इतने सारे सामान के साथ आता देख वो जल्दी से आगे बढ़कर उसका सामान पीछे डिक्की में रखता है और खुद अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। अब तक वो भी बैक सीट पर बैठ गई थी, और इसी के साथ ड्राइवर अपनी कार को वहां से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा देता है, जहां से सब कुछ बदलने वाला था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा दानीन को ही नहीं, और ना ही वो उसके बारे में सोच सकती थी। कोई शख्स था जिसे उसके खुदा ने सिर्फ उसके लिए बनाया था, और वो उसकी जिंदगी में पहले ही दस्तक दे चुका था। पर अब वक्त था आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में शामिल होने का, जिसकी शुरुआत इस सफर से होने जा रही थी, जिसका अंदाजा उसे था ही नहीं। वो अपनी सीट पर आराम से बैठकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी, यह ना जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक अनकही सी खुशी और सुकून था उसके दिल में कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थी, जहां उसे शायद नई मुसीबतों का सामना करना था, नई दोस्तियां बनानी थी, और शायद अपनों जिंदगी के इश्क से रूबारू होना था। पर जो भी हो, कुछ भी आसान नहीं होने वाला था। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, सही कहते हैं। दो लोग जिन्हें खुदा एक दूसरे के लिए बनाता है, उन्हें इतनी खूबसूरती से एक दूसरे के लिए बनाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। दो लोग जैसे एक दूसरे के लिबास होते हैं, एक की गलतियां दूसरा छिपाता है, दूसरे की नादानियां पहला समझता है। दोनों एक दूसरे को समझाते समझते हैं और एक रिश्ते को आकार देते हैं। फिर यहाँ तो दो ऐसे लोग थे जिनकी शख्सियत जमीन आसमान के बराबर थी। जहाँ एक में सूरज की ताप थी, तो दूसरा अपनी शख्सियत में चांद की तरह दाग छुपाए बैठा था। पर थे तो दोनों एक ही आसमान में, दोनों का मिलना तो लिखा हुआ था। और इनके मिलने से ही तो मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान की शुरुआत होने वाली थी जो ना जाने कितने दिलों की धड़कन बनने वाली थी। इश्क की शुरुआत हो चुकी थी, और इस इश्क को मंजिल खुद उनके खुदा ने दी थी। इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान एक अनोखी दास्तान बनकर उभरने वाली थी, जिसमें मोहब्बत, समझ और अकीदत की एक खूबसूरत मिसाल दिखाई देने वाली थी। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, और उनका मिलन एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला था। करीब 2.5 घंटे के ट्रैफिक भरे रास्ते के बाद कैब एक बार फिर एसआईएमटी के बाहर आकर खड़ी थी। वो एक बार फिर इस दरवाजे के बाहर खड़ी थी। बस फर्क इतना था कि इस बार कोई उसे इस दरवाजे से बेइज्जत करके नहीं भगा सकता था, क्योंकि इस बार उसे यहाँ बुलाया गया था पूरे सम्मान के साथ, और उसे बुलाने वाला वही था जिसके साथ उसको खुदा ने उसका मुकद्दर जोड़ा था, जिसका अंदाजा ना उसे था ना उसे बुलाने वाले को। वो कैब से बाहर निकलती है तो ड्राइवर भी बाहर आता है और उसका सामान निकालने में उसकी मदद करता है, और दानीन उसे उसका मेहताना देकर अपने कदम एक बार फिर उस बड़े से गेट की तरफ बढ़ा देती है। उसका भारी सामान उसके साथ था। वो मेन गेट के पास पहुंचती है तो उस दिन वाला गार्ड अभी भी वहां मौजूद था जो उससे उस दिन मिला था, और उसकी एक झलक देखते ही वो उसे पहचानते हुए उसके पास आकर जरा हैरानी से कहता है, अरे बेटा, हो गया तुम्हारा सिलेक्शन। दानिन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है, तो वो गार्ड जिसका नाम राजू था जरा हैरान होते हुए कहता है, करे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर यह पहली बार है कि किसी लेट कमर को एडमिशन मिला है। खैर लाओ अपना सामान दो, हम हॉस्टल तक छोड़ आनते हैं, यहाँ से जरा दूर है गर्ल्स हॉस्टल, तुम अकेले नहीं जा पाओगी। उसकी बात सुनकर दानीन ना में सिर हिलाते हुए कहती है, जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप ड्यूटी कीजिए। राजू मुस्कुराते हुए, अरे
यहाँ और गार्ड भी हैं, और फिर तुमने उस दिन भैया कहा था ना, तो चलो भाई का फर्ज होता है बहन की हिफाजत, तो चलिए बहन जी। इतना कहकर राजू उसके सूटकेस लेकर आगे बढ़ जाता है और वो बस वही खड़ी उसे देखती रह जाती है। कितनी अजीब बात थी, जिन रिश्तों से वो भागती हुई आई थी आज वो रिश्ते खुद उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। वो कुछ वक्त पहले खुद से यह वादा कर आई थी कि किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगी, पर उसका यह वादा किस कदर चकनाचूर होगा उसे पता नहीं था। राजू जो आगे चल रहा था, जब उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस ना हुई तो वो पलट कर देखता है और दानीन को वहीं खड़ा देख उसे आवाज लगाता है, अरे बहन जी आए भी। उसकी आवाज से वो होश में आती है और उसके पीछे अपने कदम बढ़ाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 9 रूल्स। राजू दानीन को कैंपस में सबसे लास्ट में बने गर्ल्स हॉस्टल के पास लेकर आता है और वही बने एक रूम के अंदर दाखिल होता है। दानीन भी उसके पीछे ही थी, 2 कदम की दूरी पर। जब वो अंदर आती है तो उसकी नजर सामने अपनी चेयर पर बैठी एक करीब 45-50 साल की औरत पर जाती है, जो दिखने में ही बेहद गर्म दिमाग लग रही थी, और उनके पास ही रखी टेबल पर एक नेम प्लेट रखी थी जिस पर लिखा था श्रीमती सावित्री देशमुख, वार्डन। वो शक्ल से ही बेहद सख्त मिजाज पता चल रही थी। राजू मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर कहता है, मैडम आपकी नई कैदी आ गई है। उसकी बात सुनकर सावित्री जी नजर उठाकर देखती है तो एक नजर दानीन को देखकर राजू को घूरते हुए कहती है, यह कोई कैदी नहीं है, स्टूडेंट है राजूराम। उनकी बात सुनकर राजूराम खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ ये तो बाहर की बात है, आप तो कैदी ही बनाकर रखेंगी इन्हें। इतना कहकर वो फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, सावित्री जी यह आपके स्टूडेंट हैं, इन्हें प्लीज कमरे में पहुंचा दीजिएगा। उसकी बात सुनकर सावित्री जी अपनी जगह से उठकर अपना चश्मा ठीक करते हुए दानीन को ऊपर से नीचे तक एक नजर घूरकर कहती है, आओ मेरे पीछे। इतना कहकर वो वहां से आगे निकल जाती है और राजू दानीन का सामान उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लीजिए और जाए इनके पीछे, इससे आगे हम नहीं जा सकती, और हाँ जो भी मैडम जी कहें सुन लीजिएगा, जरा खोपड़ी उल्टी है इनकी। उसकी बात सुनकर दानीन जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर अपना सामान लेकर सावित्री जी के पीछे पीछे जाने लगती है। वही सावित्री जी उसे पीछे आता देख अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में कहना शुरू कहती है, तुम नहीं हो इसलिए पहली और आखिरी बार हॉस्टल के रूल्स बता रही हूँ, इसके बाद अगर एक भी रूल टूटा तो ना सिर्फ सजा मिलेंगी बल्कि डिपार्टमेंट से भी डांट मिलेंगी। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखती है तो दानीन जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। वो समझ गई थी कि इस औरत की बात मानने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि अपनी आने वाली जिंदगी में उसे किसी भी तरह का ड्रामा नहीं चाहिए था। वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो सावित्री जी उसे एक कमरे में लाती है और कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर आती है तो दानीन भी उनके पीछे अपना सामान समेटते हुए अंदर आती है। यह एक अच्छा खासा काफी बड़ा सा कमरा था जो 2 पोर्शन में डिवाइड था, जैसे वहां 2 सिंगल बेड मौजूद थे, 2 स्टडी टेबल, 2 कुर्सियां, 2 अलमारियां और दोनों बेड के पास 2 खिड़कियां, साथ में एक दरवाजा वहां मौजूद था जो यकीनन बाथरूम था। कमरे को देखकर साफ कहा जा सकता था कि ये 2 लोगों के लिए है। वो अभी यहाँ वहां कमरा देख ही रही थी कि तभी सावित्री जी की आवाज उसके कानों में आती है, तुम्हारे साथ एक लड़की और रहेंगी यहाँ जो शायद कल तक आ जाएंगी। कमरा जैसे चाहो सजा सकती हो, पर शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रात का खाना 8 बजे से 9 बजे तक, सुबह का नाश्ता 7 से 8 और दोपहर का खाना 1 से 2 कैंटीन में मिलेगा, और अगर वक्त पर ना पहुंची तो पेट को समझा लेना कि भूखा रहे। अगर रात की कोशिश शिफ्ट ना हो तो 9 बजे तक हॉस्टल के अंदर होना चाहिए। तुम अपने सामान की हिफाजत तुम्हारे खुद के जिम्मे है, और सबसे जरूरी बात, कोई लड़के का चक्कर हो तो गलती से भी उसे हॉस्टल के अंदर मत ले आना, वरना अगले दिन तुम जरूर बाहर होंगी। बॉयज हॉस्टल कैंपस के दूसरे कोने में है, वहां तुम भटकते हुए दिखना नहीं चाहिए और ना ही कोई लड़का हॉस्टल के आसपास दिखेगा। उन्होंने जैसे एक ही सांस में सारे रूल्स रुना दिए थे, जिनमें से शायद एक भी वो प्रोसेस नहीं कर पाई थी। उसे यूं ब्लैंक देखकर सावित्री जी उसे घूरते हुए पूछती है, समझ आया? उनके इतनी सख्ती में पूछने पर वो जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है और सावित्री जी उसे घूरते हुए कहती है, जल्दी समझ जाओगी तो अच्छा है, क्योंकि एक भी रूल टूटा तो बस फिर अपने वार्निंग लेटर के लिए तैयार रहना, और 3 वार्निंग लेटर मिलते ही तुम्हें बहुत इज्जत के साथ बाहर निकाल दिया जाएगा, हॉस्टल से भी और कॉलेज से भी। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिला देती है। तभी उसकी नजर वही बनी खिड़की के बाहर थोड़ा दूर बने एक आउट हाउस पर जाती है, जो दिखने में ही काफी लेविश लग रहा था, पर वो पूरे कैंपस में सबसे आखिर में बना हुआ था, लेकिन देखने में इतना लग्जूरियस कि किसी का भी ध्यान उस पर चला जाए। उसे यूं उस पेंट हाउस की तरफ देखता देख सावित्री जी कहती है, यह अजलान सर का पेंट हाउस है, वो यहीं रहते हैं, ये कैंपस का पार्ट जरूर है पर वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाना अलाउड नहीं है। उनकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाती है तो सावित्री जी वहां से चली जाती है, और उनके जाते ही वो एक गहरी सांस लेकर वही लगे बेड पर बैठते हुए कहती है, या अल्लाह, इतने रूल तो किसी जेल में नहीं होंगे जितने यहाँ है। माला ने ना जाने मेरी किस बदतमीजी का बदला निकालने के लिए मुझे भेजा है यहाँ। माला, अल्लाह पूछेगा तुम्हें मेरे साथ इतनी ज्यादती करने पर। वो अभी बिना आंसुओं के रो ही रही थी कि ठीक तभी उसका फोन बजता है और वो कॉलर आईडी देखती हैं तो यह माला का ही फोन था। ये देखकर वो तुरंत फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से माला की आवाज आती है, पहुंच गई ना आराम से? हॉस्टल कैसा है और कमरा मिल गया ना?
उनके सवाल पर दाशीन चिढ़ते हुए कहती है, रहने दो माला, सब समझती हूँ, तुम्हारी इस छोटी फिक्र को मैं कहाँ जेल में भेजा है तुमने मुझे, अच्छी खासी तो जा रही थी जिंदगी, कहाँ फंस गई हूँ मैं अब। अभी अभी वो वार्डन इतने कानून बता कर गई है जैसे मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं बल्कि वकालत करनी है। उसकी बात सुनकर माला हंसते हुए कहती है, अच्छी बात है, मैं तो तुम्हें सीधा ना कर पाई, अब वो वार्डन ही संभालेगी तुम्हें, और चलो नमाज का वक्त हो रहा है तो नमाज पढ़ो और शुक्र करो अपने रब का कि इतनी नेमतें हैं तुम्हारे पास। उसकी बात सुनकर दानीन मुंह बनाते हुए हाँ कहती है, तभी उसके जहन में कुछ आता है और वो मुस्कुराते हुए बेहद प्यार से पूछती है, अच्छा सुनो ना माला, मैं क्या कह रही थी कि मैं आ जाती हूँ ना घर, तुम्हें भी तो याद आ रही होंगी मेरी, है ना। उसकी बात सुनकर माला उसकी चालाकी समझते हुए कहती है, अपनी यह शहद सी जबान अपने पास रखा करो, समझी, अब जाओ। इतना कहकर वो फोन काट देती है जिस पर दानीन का मुंह बन जाता है। वहीं उनसे बात होने के बाद दानीन अपना दुपट्टा लेकर बाथरूम में जाती है और वजू बनाकर बाहर आती है, फिर अपने हैंडबैग में अपनी जानमाज निकालती है जो उसने वक्त की नजाकत को समझते हुए पहले ही ऊपर रखा था पैकिंग के वक्त, और उसे वही एक कोने में बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू करती है। ये 5 वक्त की नमाज ही थी जो उसका सुकून थी, वरना तो अपने माजी, पास्ट और मुस्तकबिल के बीच वो हर रोज पिसती थी, पर यह वो वक्त था जब सजदों में होने के बाद उसके दिल की आवाज शायद उसका रब सबसे नजदीक से सुनता था। नमाज पढ़ने के बाद उसकी नज़र अपने सामने उस दूसरे खाली बेड पर जाती है और उसे देखते हुए वो एक गहरी सांस लेकर खुद से कहती है, या अल्लाह बस अब कोई ठीक ठाक रूममेट दे देना जिसे ना मुझसे ज्यादा मतलब हो और खुद भी ठीक ठाक शांति से रहने वाली हो, वरना तो एक नया सरदर्द आ जाना है मेरे जिम्मे में। इतना कहकर वो अपनी जानमाज वापस वहीं रखकर अपना सामान अनपेक कर कर उसे सही सही जगह पर जमाने लगती है, क्योंकि कल से तो क्लासेस शुरू हो जानी थी और फिर क्लासेस की भागदौड़ में उसे वक्त ही नहीं मिलना था इन सब के लिए। करीब 1-2 घंटे बाद जब उसका सामान जगह पर जम जाता है तो वो घड़ी की तरफ देखती है जो 10 बजा रही थी। ये देखकर वो खुद से कहती है, लो कैंटीन तो बंद हो गई होंगी, अब पहले ही दिन भूखा रहना होगा। या अल्लाह, ये हॉस्टल की जिंदगी ना जाने कितनी रातें भूखा सुलाएगी, लगता है अच्छी खासी डाइटिंग होनी है मेरी। इतना कहते हुए वो बेड पर लेट जाती है और थकान के मारे उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इधर हॉस्पिटल में एजलन अपनी 3 घंटे की शिफ्ट खत्म कर कर सीधा मस्जिद चला गया था इशा रात की नमाज के लिए, जिससे वो अभी अभी लौटा था। दिन भर इतना डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव रहने के बाद भी उसके उस हसीन से चेहरे पर एक भी थकान की शिकन नहीं थी। वो अपनी चेयर पर आकर बैठता है और पीछे लीन होकर चेयर से अपना सिर लगा लेता है। ऐसी ही तो जिंदगी थी उसकी, तन्हा, शांत और खाली। सुबह पेशेंट से शुरू होकर उसकी जिंदगी रात में सर्जरी पर जाकर खत्म हो जाती थी। आज सब कुछ था उसके पास, दौलत, शोहरत, शक्ल, सूरत, अगर कुछ नहीं था तो वो था सुकून, जो सजदों में तो मिलता था पर जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं नहीं मिलता था। वो अभी आंखें बंद किया खामोशी से बैठा ही था कि तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उस नोक को सुनकर वो अपनी सख्त आवाज में वापस ठीक से बैठते हुए कहता है, आ जाए। उनकी मंजूरी मिलने पर दरवाजा खुलता है और एक करीब 50 से 55 साल का आदमी अंदर दाखिल होता है। उस शख्स में के चेहरे पर एक रोब था, एक घमंड, एक गुरूर। उस काले रंग के कोट पेंट में उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि दुनियावी तौर पर शोहरत की कमी नहीं थी उसके पास। अजलान को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो अंदर आकर अजलान के सामने रखी चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब बात करने के लिए 10 मिनट फ्री हैं या अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी? ये है दाऊद अब्बास, अजलान के मरहूम डैड और ताया अब्बू के दोस्त। इस हॉस्पिटल में 40% पार्टनरशिप इनकी भी है। घमंड में चूर, एक बेहद मगरूर किस्म के इंसान हैं ये। फिलहाल इस हॉस्पिटल के एमडी हैं ये, दरअसल अजलान के ताया अब्बू। अब्बू और दाऊद जी ने मिलकर इस हॉस्पिटल की शुरुआत की थी और अब अजलान के अब्बू तो इस दुनिया में है नहीं और ताया अब्बू कभी कभी यहाँ आ जाते हैं, पर उनके पास और भी ना जाने कितने स्कूल, हॉस्पिटल और बिजनेस हैं संभालने के लिए, इसलिए ये हॉस्पिटल नाम के लिए दाऊद जी के जिम्मे है। वो बात अलग है कि संभालता सब कुछ अजलान ही है। अजलान उन्हें देखकर जरा शांत मगर ठंडी आवाज में कहता है, आप यहाँ? दाऊद जी मुस्कुराते हुए, हाँ वो कुछ बात करनी थी तुमसे। तुम्हें तो पता है कि कल से इनाया का कॉलेज शुरू हो रहा है और वो तुम्हारे अंदर ही अपनी पीजी कंप्लीट कर रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें बहुत एडमायर करती आई है, हमेशा कहती है कि तुम्हारी तरह बनना चाहती है और अब तो तुम उसके प्रोफेसर भी होंगे, तो प्लीज उस पर जरा खास ध्यान रखना। उनकी बात सुनकर अजलान जरा सख्त आवाज में कहता है, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स एक बराबर ही होंगे मिस्टर अब्बास, इसलिए इस तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस आप मुझसे ना रखें। फॉर मी शी वुड बी लाइक अदर स्टूडेंट्स ओनली, पर एक राय उसे जरूर दीजिएगा, अगर किसी की तरह बनने की कोशिश करोगे तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। खैर अब मैं चलता हूँ, एक इंपॉर्टेंट सर्जरी है मेरी, आई होप यू डिडंट माइंड। उसकी बात सुनकर दाऊद जी कुछ नहीं कह पाते, बस मुस्कुरा कर रह जाते हैं और अजलान वहां से अपना कोट उठाकर चला जाता है, पर वो उसे तब तक देखते हैं जब तक वो नजर में था। इधर रात के करीब 3 बजे दानीन की आंख किसी कार की आवाज से खुलती थी। उसकी नींद इतनी कच्ची हुआ करती थी कि जरा से शोर पर खुल जाती थी। आज भी यही हुआ, वो उठकर आंख मलते हुए खिड़की के पास आती है तो उसकी नजर उस आउटहाउस पर जाती है जिसमें एक महंगी कार दाखिल हो रही थी और तभी एक शख्स कार से निकलकर बड़े रोब से चलते हुए अंदर चला जाता है, पर आउटहाउस दूर होने की वजह से उसे उस शख्स की शक्ल नहीं दिखती। पर वो एक नजर घड़ी की तरफ देखकर कहती है, अजीब शख्स है, रात के इस वक्त वापस आना, खुद का कोई होश है भी या नहीं?
अल्लाह हिदायत दे इन्हें। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर वापस बेड के पास आकर लेट जाती है और अगले ही पल उसकी आंख फिर लग जाती है। कल से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होनी थी और सब कुछ बदलने वाला था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 10 मिलिए फलक से। अगली सुबह 8 बजे दानीन आईने के सामने तैयार खड़ी थी। उसने इस वक्त एक सिंपल कश्मीरी कढ़ाई का लॉन्ग कुर्ता पहन रखा था जिसका रंग लाइट ग्रीन था और उस पर हल्के गुलाबी रंग की कढ़ाई थी, साथ में एक ब्लू बग्गी जीन्स। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए वो तैयार थी, भूखे पेट, क्योंकि थकान की वजह से सुबह नमाज पढ़कर उसकी आंख लग गई। और फिर क्या, वो अभी 20 मिनट पहले ही उठी थी और अब तक कैंटीन बंद हो चुकी होगी क्योंकि नाश्ता करने का वक्त सुबह 8 बजे तक का ही था जो अभी बज रहे थे। अब जब तक वो कैंटीन पहुंचती उसे पक्का लेट होना है। कुछ सोचकर वो बेड पर रखा अपना स्कार्फ सिर पर डालती है और अपना कोट पहनते हुए खुद से कहती है, या अल्लाह बस अब कोई और ड्रामा नहीं। इस जिंदगी के लिए काफी दुख देख लिए हैं मैंने, कुछ अपने बाकी बंदों के लिए भी बचाओ यार, वो भी तो आपके ही है। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाती है। आज से उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होना था और एक नया अध्याय भी। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर मैन कॉलेज बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। उसका पहला लेक्चर 7:45 का था और फिलहाल 8:15 हो चुके थे। ऊपर से कैंपस इतना बड़ा था कि कॉलेज बिल्डिंग तक पहुंचने में कम से कम उसे 15 मिनट तो लगने ही थे क्योंकि उसका हॉस्टल कैंपस के बिल्कुल लास्ट में था। करीब 15 मिनट चलकर वो अपनी मेन कॉलेज बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी होती है। इस पूरे कैंपस में ऐसी काफी सारी बिल्डिंग थी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए थी। यह डिपार्टमेंट स्पेशली पीजी के स्टूडेंट के लिए था। वो एक नजर उस लंबी सी वेल मेंटेन्ड और खूबसूरत बिल्डिंग की तरफ देखती है जिसमें कम से कम 15-16 फ्लोर थे और एक गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखती है। पर जैसे ही वो हॉल में अपना पहला कदम रखती है तभी अचानक उसके सामने कोई आकर खड़ा होता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती एक जोर का थप्पड़ सीधा उसके गाल पर आकर लगता है और पूरे हॉल में चटक की आवाज गूंज जाती है। दानीन को इस अचानक से आए थप्पड़ ने हिला दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मांजरा क्या है। हर शख्स जो वहां मौजूद था उसकी नजरें ऊपर ही थी और उसके कानों में खुसफुसाहट की न जाने कितनी आवाजें आ रही थीं। वो आखिर में नजर उठाकर सामने देखती है तो उसकी नजर एक लड़की पर जाती है। दिखने में खूबसूरत, हाइट दाशीन से थोड़ी ज्यादा, कर्ली बाल जिन्हें लाल रंग से आर्टिफिशियली डाई किया हुआ था, हल्की कंजीसी आंखें, गोरा रंग। उस लड़की ने एक लॉन्ग कुर्ता और जीन्स पहन रखा था। पर सवाल ये था कि इस अजनबी लड़की ने उसे थप्पड़ मारा ही क्यों। इससे पहले वो कुछ कहती उसके सामने खड़ी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी, रेंजिंग थी। दरअसल मेरे सीनियरिस्ट ने कहा था कि इस गेट से आ रहे 5वें शख्स को थप्पड़ मारने हैं और बदकिस्मती से वो तुम निकली, बट मैंने जानबूझकर नहीं किया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना कहकर वो कुछ सीनियर्स की तरफ इशारा करती है तो दानीन नजर उठाकर उस तरफ देखती है जो शायद उसे देखकर ही हंस रहे थे। वहीं अपनी वजाहत देकर वो लड़की पलटने ही वाली थी। ठीक तभी दानीन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाती है और अगले ही पर एक और थप्पड़ की गूंज पूरे हॉलवे में गूंज जाती है। पर यह थप्पड़ दानीन ने मारा था। सब हैरानी से उन दोनों लड़कियों को देख रहे थे। बाकी सबके लिए ये सब कुछ अच्छा खासा एंटरटेनमेंट ही तो था। वहीं वो लड़की जरा संभालकर दानिश की तरफ देखती है तो वो उसकी आंखों में देखते हुए ही बेहद शांत आवाज में कहती है, सॉरी, पर मुझे उधार रखने की आदत नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस दरवाजे से अंदर आना मेरी बदकिस्मती नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती थी। इतना कहकर वो उसे एक नजर घूरकर वहां से जाने लगती है। तभी वो लड़की जो अभी तक चुप खड़ी थी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी जल्दी जल्दी दानीन के पीछे अपने कदम बढ़ा लेती है और उसके पास पहुंचकर उसका रास्ता रोकते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, ही आई एम फैलिक शेख। वो मुस्कुराते हुए दानीन को देख रही थी। वही हॉल में मौजूद बाकी सब हैरान थे क्योंकि इतने तेज थप्पड़ के बाद वो लोग एक अच्छी खासी कैट फाइट का इंतजार कर रहे थे। पर यहाँ तो फलक खुद दानीन के आगे हाथ बढ़ा रही थी। यह कहानी में किसी ट्विस्ट से कम नहीं था, कम से कम वहां जो मौजूद थे उनके लिए तो नहीं। फलक अभी भी मुस्कुराते हुए दानीन को देख रही थी पर जब उसे एहसास होता है कि दानीन उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा रही तो वो दोबारा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे यार तुम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हो। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने भी तो मुझे थप्पड़ मारा ना, तो बस हिसाब बराबर। अब तो हम सेम लेवल पर है। और एक बात बताऊं, मुझे ना वैसे लड़कियां ज्यादा पसंद नहीं है, रोटी रहती है, पर तुम इंटरेस्टिंग लग रही हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम मेरी दोस्त बनोगी, समझ आए। उसने जैसे फैसला सुनाया था दानीन इतना समझ गई थी कि उसके सामने खड़ी है लड़की जरूर किसी अच्छे खासे बैकग्राउंड से है। उसके ब्रांडेड कपड़ों से लेकर उसके लहजे में वो घमंड और गुरूर यह साफ बता सकता था कि वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ही है। दानीन बेहद शांत आवाज फलक को देखते हुए कहती है, पहली बात तो दोस्ती ऑफर की जाती है, खुद से डिसाइड नहीं की जाती। और दूसरी बात, मुझे दोस्त बनाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। तुमने थप्पड़ मारा तो तुम्हें वहीं वापस मिल, नाउ आई हैव नथिंग टू डू विद यू। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है तो ये देखकर फलक भी उसके साथ साथ बराबरी से कदम मिलाकर चलते हुए कहती है, अरे तुम तो बहुत दोगली हो। जब मैंने थप्पड़ मारा तो तुमने वापस से मुझे थप्पड़ मार दिया, पर अब जब मैं हाथ बढ़ा रही हूं तो तुम भी तो हाथ बढ़ाओ। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। वैसे जो भी कहो, चालक तो हो तुम, बिल्कुल फराटेदार जबान चलती है तुम्हारी, पसंद आए तुम मुझे। और यह किस्मत की बात है जो तुम्हें फलक शेख की दोस्ती नसीब हो रही है, वरना जिस दिन से मैं पैदा हुई हूं तब से लेकर आज तक किसी को दोस्त नहीं बनाया मैंने। तुम मेरी पहली और आखिरी दोस्त बनने वाली हो। कितना फैंसी साउंड करता है ना।
उसकी बात सुनकर दानीन, जो अब तक पूरी तरह इरिटेट हो गई थी, अपने कदम रोककर उसकी तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, पहली बात तो मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ और दूसरी बात मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी? तो अब तुम यहाँ से अपने रास्ते जाओ और मुझे मेरे रास्ते जाने दो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू वक्त नहीं है जाया करने का। एक तो इस कॉलेज में रूल इतने हैं, पहले ही मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, अब तुम्हारी बकवास के कारण मुझे मेरी पहली क्लास भी मिस नहीं करनी, यहाँ तक ऊपर से अभी तो मुझे डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है। उसकी बात सुनकर फलक मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तो तुम चिंता मत करो, हम साथ में करते हैं ना, सब कुछ बड़ा मजा आएगा। वो क्या कहते हैं, हाँ बेस्टी गोल्स। उसकी बात सुनकर अब तक दानीन का सब्र जवाब दे गया था और को गुस्से में चीखते हुए कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं, समझी? अब मेरा पीछा छोड़ो। इतना कहकर वो उसे घूरकर वहां से चली जाती है और इधर फलक उसे जाता देख मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, दोस्ती तो तुमसे कर रहूंगी मैं मिस छम्मक छल्लो, तुम पसंद जो आए हो मुझे। इतना कहकर वो क्लास की तरफ बढ़ जाती है। इधर अजलान अपना फोन स्क्रॉल करते हुए कॉलेज बिल्डिंग में एंटर करता है। उस लाइट ब्लू फिटिंग शर्ट, डार्क ब्लैक अरमानी प्राडा सूट, नेवी ब्लू टाई, बालों को अच्छे से सेट कर रखा था, पैरों में ब्रांडिंग जूते और हाथों में एक महंगी घड़ी। वो खुद में ही चलती फिरती कयामत थी। जहां से भी वो गुजर रहा था हर शख्स की नजरें उसी पर थी, और हो भी क्यों ना, उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी, स्पेशली वो औरत जो किसी किसी का ही हो पाता है। हर एक शख्स की नजरें उस पर थी और उसकी नजरें अपने फोन की तरफ। उसे किसी से जैसे कोई मतलब था ही नहीं, इस अटेंशन की उसे आदत थी। यह सब कोई नई बात नहीं थी उसके लिए, ही इज बॉर्न टू बी द हाईलाइट। वो सबको नजरअंदाज करते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। आज पीजी की फर्स्ट क्लास उसे ही लेनी थी, तभी अचानक कोई उससे आकर हल्का सा टकराया और उसके कानों में एक आवाज आई, सॉरी। जब तक उसने नजरें उठाकर देखा, वो लड़की वहां से जा चुकी थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो बहुत जल्दी में है, पर अजलान ने एक सेकंड में उसे पहचान लिया और उस लड़की को जाता देख उसकी आंखें छोटी हो गई और एक शब्द उसके जहन में आया, गवार। ये दानीन थी। दरअसल वो जल्दी जल्दी एडमिशन डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। इस बीच उसका ध्यान सामने था ही नहीं और इसी बीच सामने से आ रहे किसी शख्स से उसकी बुरी तरह टक्कर हो गई, पर जल्दी जल्दी के चक्कर में उसने बिना उस शख्स की तरफ देखे बस इतना कहा, सॉरी, और वो वहां से भागते हुए चली गई, क्योंकि क्लास सिर्फ 5 मिनट में स्टार्ट होने वाली थी और वो लेट तो नहीं होना चाहती थी। पर मैडम को पता नहीं है कि अब ये क्लास उनके लिए एक शौक होने वाला है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।